हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर लॉ फॉरएवर पे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो डाली थी रेस्ट जुडिकेटा की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वैसे ही एकेडमिक लेवल पर, जुडिशरी लेवल पर एक क्वेश्चन आता है प्ली ऑफ अलीबी से कि व्हाट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ अलीबी। बेसिकली आपको बोल सकते हैं डिफाइन द सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर आपको इसकी सिंपल सी हेडिंग भी दे सकते हैं। इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग है मेरे पास कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। ये हेडिंग दे देंगे और आपको क्वेश्चन पूछ लेगा मेंस में कि इसको एक्सप्लेन करो, या फिर एकेडमिक एलएलबी बीएलएलबी में बोल देगा इसको एक्सप्लेन करो। तो आप कैसे करोगे वो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले जो आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपना क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसका हम प्ली ऑफ एलिबी का मीनिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबी है क्या चीज़ वो देखेंगे, असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं इसके, केस कौन कौन से हैं जहाँ पर मैं इनकंसिस्टेंसी को भी क्लेम कर सकती हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपने बेयर एक्ट। अगर किसी के पास है तो अपने उठा लीजिए, हाथों में एक पेन रख लीजिए, हाईलाइट करने के लिए जो चीज़ अंडरलाइन करवाने वाली हूँ उसको अंडरलाइन करते जाइए, और बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या चीज़ है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। इस लाइन को देखना बहुत ज़रूरी है। हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 5 को पढ़ते हुए आए होंगे। सेक्शन 5 में आपने पढ़ा होगा कि एविडेंसेस, जब हम रेलिवेंसी को पढ़ते हैं सेक्शन 5 से 55 तक, तो हमने सेक्शन 5 में ही क्या चीज़ बोला कि एविडेंस जब आप प्रूफ करोगे तो आपको क्या एविडेंसेस देने पड़ेंगे, किस चीज़ के एविडेंस देने पड़ेंगे। एक आया था मेरा फैक्ट इन इश्यू, जो फैक्ट्स मेरे इश्यूज़ में होंगे। दूसरा जो मेरे रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड ही क्या देंगे मैं उनको, यही वाले फैक्ट्स मेरे रेलिवेंट माने जाएंगे। लेकिन इनसे कुछ अलग फैक्ट्स भी हैं जो नॉर्मली इनकंसिस्टेंट होते हैं। जब इनकंसिस्टेंसी को हम प्रूफ कर देते हैं तो जो फैक्ट्स नए निकल कर आते हैं वो मेरे रेलिवेंट बन जाते हैं। यही सेक्शन मेरा बोलता है 11। बेसिकली हमने इसका नाम प्ली ऑफ अलीबी क्यों रखा, क्योंकि वो सेक्शंस जो रेलिवेंट नहीं है, सॉरी वो फैक्ट्स जो रेलिवेंट नहीं है, वो जब रेलिवेंट बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ हुई है मेरे साथ में, ठीक है ना। लेकिन मैंने तो वो की नहीं एक्चुअल में। तो जब जो चीज़ मैंने नहीं की, जब मैं उसको प्रूफ कर दूंगा, फैक्ट इन इश्यूज़ में तो वो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रूफ की तो वो मेरे फैक्ट्स इन इश्यूज़ बन गए ना, वो मेरे फैक्ट्स में रेलिवेंट हो गई कि हाँ ये चीज़ तुमने ठीक करी है। तो प्ली ऑफ एलिबी का बेसिकली मतलब क्या है कि सर, जिस टाइम पर ये घटना घटित हुई है उस वक्त मैं उस स्थान पर नहीं था, इसलिए मुझे प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी का मतलब, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ एलिबी स्टेट्स दैट द सस्पेक्ट वॉज नॉट देयर एट द क्राइम स्पॉट एंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द क्राइम owing to the excuse that he was at the some other place। यही होता है मेरा प्ली ऑफ अलीबी का मीनिंग। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली ऑफ अलीबी है, यही स्टेट करती है कि जिस टाइम पर क्राइम हुआ उस टाइम पर मैं वहाँ पर नहीं था, मैं किसी और प्लेस पर था। अब बेसिकली सेक्शन 11 को अगर हम देखते हैं तो बोलता है कि फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट कब होंगे रेलिवेंट, अगर वो जो फैक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू से इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं? इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद द मेन फैक्ट। जो मेन फैक्ट है उसी से ही इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट फैक्ट को, कि इनकंसिस्टेंट फैक्ट में हम क्या देखेंगे कि ए के पास चार्जेस लगे कि उसने बी का मर्डर किया है दिल्ली में, ठीक है ना। अब सॉरी, दिल्ली में, ठीक है ना। अब ए बोलता है कि जज साहब ऐसा है, जिस टाइम पर ये दिल्ली में मर्डर भी का हुआ है उस टाइम पर मैं कलकत्ता था, तो ये बताइए मैं इसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? मैं इतनी दूरी पे नहीं था कि मैं वहाँ से कलकत्ता से आया, दिल्ली में मर्डर किया और मैं वापस चला गया सेम टाइम पर, ठीक है ना। तो जब ये एविडेंसेस शो हो जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे कोर्ट के अंदर कि हाँ भाई ये जो मेन फैक्ट है ये इनकंसिस्टेंट है, तो एक्यूज को प्ली ऑफ अलीबी दे दी जाती है। क्लियर?
सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट मेरा बोलता है कि अगर वो ऐसे खुद से या फिर कोई अदर फैक्ट्स के कनेक्शन में आकर जो फैक्ट इन इश्यू है या फिर जो रेलिवेंट फैक्ट है, जो मेन फैक्ट हैं केस के, उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पर क्या हो जाते हैं, हाईली प्रोबेबल या फिर हाईली इम्प्रोबेबल हो जाते हैं, तब भी एक्यूज क्या ले लेगा, प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है। जैसे कि एक रूम था, रूम के अंदर ए बी सी डी ये 4 बंदे थे जिनके ऊपर चार्जेस है कि इन्होंने ई का मर्डर कर दिया। इनमें से किसी एक ने ई का मर्डर कर दिया। अब एविडेंस मेरे पास क्या है, एविडेंस इसमें पता चला कि ए बी सी ने या फिर बी सी डी ने क्या किया, हम बी सी डी लेते हैं, बी सी डी ने क्या किया, ई का मर्डर नहीं किया है। तो यानी कि हाईली इम्प्रोबेबल एविडेंसेस के दौरान क्या आया कि बी सी डी ने तो ई का मर्डर नहीं किया, तो हाईली प्रोबेबल क्या चीज़ आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद किसकी आ जाएगी कि ए ने ही ई का मर्डर किया है। तो यही मेरी इलस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड थी जो मैंने अभी आपको एज एग्जांपल बताया है। दोनों एक बार चेक करना, यही मेरी प्ली ऑफ एलिबी है। प्लस एक क्वेश्चन आ जा, इसके असेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं पहले हम। असेंशियल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा कि एक ऑफेंस होना चाहिए, क्लियर, मेन फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, प्लीबी और अलिबी एक्यूज्ड ही करेगा, एक्यूज्ड के द्वारा ही प्ली ऑफ एलिबी होनी चाहिए, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ होनी चाहिए। केस मेरे पास आया था दूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। तो जो दूतनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, इसमें ये चीज़ कोर्ट ने साफ साफ बोल दी थी कि अगर एक्यूज्ड फेल हो जाता है प्ली ऑफ अलीबी लेने में तो इसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं दिया जाएगा, उसको फिर भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट इन इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। इज़ इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है मेरे पास में कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर मैं इनकन्सिस्टेंसी को भी क्लेम कर सकती हूँ। सबसे पहला तो मेरा प्ली ऑफ अलीबी हो जाएगा। अगर एक्यूज्ड कोई भी प्ली ऑफ अलीबी को लेना चाहता है लेकिन वो प्ली ऑफ अलीबी इनकन्सिस्टेंट फैक्ट्स पर है और रिस्पोंडेंट इसको प्रूफ कर देता है, तो वहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी को भी क्लेम किया जा सकता है। नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग मैरिज, जब मैं सेक्शन 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊँगी उस टाइम पर ये पॉइंट को मैं क्लियर करूँगी। अभी ये चीज़ देख लीजिए, ये इलेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को प्रूफ के बारे में आ जाती है कि अगर हस्बैंड, जब बच्चा कंसीव के टाइम पर अगर हस्बैंड ये प्रूफ कर देता है कि वो जिस टाइम पर वो बेबी कंसीव हुआ उस टाइम पर वो एब्सेंट था, वहाँ पर उसके द्वारा वो बच्चा कंसीव नहीं किया गया है, तो वहाँ पर इस इनकन्सिस्टेंसी को क्लेम कर सकते हैं हम। सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड डिसीज़, यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर ए के ऊपर चार्जेस है बी के मर्डर का, कि उसने 5 तारीख को मर्डर किया है बी का, लेकिन ए ये प्रूफ कर देता है कि सर मैंने 11 तारीख को भी बी को जिंदा देखा है, तो यहाँ पर जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ। फिर आता है ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पर्सन, अगर ऑफेंस किसी तीसरे बंदे ने कमिट किया है और मेरे ऊपर कोई भी अगर एलिज्ड लग रहा है कि मेरे ऊपर चार्जेस हैं बी का मर्डर के, तो यहाँ पर मैं इनकन्सिस्टेंसी को क्लेम कर सकती हूँ। फिर आ जाए सुसाइड का, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है मेरा सुशांत सिंह राजपूत का, यानी कि अगर रिया मैडम मर्डर के बजाय सुसाइड को प्रूफ कर देती तो आज क्या होती, वो बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती से, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, बेसिकली ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या सेक्शन 11 के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो रेलिवेंट होता है, ठीक है। तो इसका एक बेसिक सा फंडा क्या है, ये है कि अगर वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है सेक्शन 17 से सेक्शन 39 तक, किसी भी सेक्शन के अंदर अगर रेलिवेंट माना जाता है तो वो सेक्शन 11 के अंदर भी रेलिवेंट माना जाएगा, क्लियर। उसके बाद आता है मेरे कुछ केस। सबसे पहला केस आता है मेरा संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1956। इसमें ये बेसिकली फेक एनकाउंटर के केस नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुलिस वालों ने एक डिसीज्ड मतलब जो डिसीज्ड है उसका
फेक एनकाउंटर किया था और उस पर चार्जेस लगाए गए थे कि इसने क्या किया है 25 से हम 25 डिस्टेंस से हम पे शॉट आउट किया था, इसलिए हमें इसका एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि 2 फीट की दूरी से ही, 1 यार्ड से उस डिसीज़ ने पुलिस वालों पे हमला किया था, इसलिए उन्होंने बदले में वो चलाई। तो यानी कि जब मेडिकल रिपोर्ट में आया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आया था कि जो गोली है वो 2 फीट से चलाई गई है। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने फेक एनकाउंटर किया है। हाईली इम्प्रॉबेबल है कि वो 25 फीट की दूरी से उन पे शॉट आउट कर सकता ही नहीं था, ठीक है ना। सेकंड केस मेरे पास आता है गेड लक्ष्मी मन मनराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हाँ यही केस है, ठीक है ना। AIR 2021 का, जिसमें बोलते हैं कि 2 बंदों के ऊपर चार्जेस लगते हैं जो इन्वॉल्व थे मर्डर में, लेकिन फिंगरप्रिंट एक की मिलती है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसी बेसिस पर ये नहीं चैलेंज किया जा सकता कि दूसरा एक्यूज़ क्या है उस टाइम पर उस प्लेस पर नहीं था, ठीक है ना। कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर नहीं आए। यही पूरा था मेरा प्ली ऑफ अलीबी के बारे में। एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ कि जो मेरी मूवी आई थी दृश्यम मूवी, ठीक है ना, वही सारा का सारा बेस्ड है मेरी प्ली ऑफ अलीबी पर। आप एक बार देखोगे और उसके बाद प्ली ऑफ अलीबी करोगे तो आपका क्लियर अपने आप समझ आ जाएगा सब कुछ। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।